हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। आज का सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय लगे, तो आराम से पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की PDF लेनी हो तो क्या करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम से करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। सबसे पहले हम 14 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट डे पे बात करते हैं। तो 14 अक्टूबर को हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशन है, IEC, ISO और ITU। इन तीनों के द्वारा 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन है ये ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये तीनों मिलकर 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा हर एक जो प्रोडक्ट आता है उसके अपने एक स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि बीच में क्या हुआ था, मैगी बंद हो गई थी, याद आया? फिर उसकी जगह इप्पी नूडल्स आना शुरू हुए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड है कि किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी अगर केमिकल है या कोई मिनरल है तो उसकी क्वांटिटी किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हर एक प्रोडक्ट, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो या आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। इसलिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। थीम क्या है? शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG 3 के अंदर ये आता है। ओके है, स्टार्ट कर लें आज का सीए। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में। रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 को रिलीज किया गया और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है और भारत की रैंकिंग इसमें 111 नंबर पे 111 नंबर पे देखी गई और इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया और रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया कि ये रिपोर्ट का जो डेटा है वो सही नहीं है। ऐसा जानकारी हमें वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से भी मिलती है। आइए हम इस रिपोर्ट को पहले समझते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? सो यहाँ पर 4 अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं अभी हम देखेंगे। सबसे पहली बात, इंडिया की रैंकिंग 111 नंबर पे है आउट ऑफ 125 कंट्री, जो कि बहुत बुरी हालत में है। मतलब भारत में भुखमरी बहुत ज़्यादा है, ये रिपोर्ट ये बताती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड बेल्ट हंगर लाइफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आयरलैंड एंड जर्मनी का ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। इनफैक्ट हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं जैसे कि पाकिस्तान, उसकी रैंकिंग भी हमसे बेहतर है, 102 नंबर पे है। बांग्लादेश 81 नंबर पे है, नेपाल 69 और श्रीलंका 60th पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। जब हम पिछली रिपोर्ट की बात करते हैं, 2022 की जो रिपोर्ट थी उसमें इंडिया की जो पोजीशन थी वो 107 में थी। अब हम 4 पोजीशन से फिर से स्लिप हो गए और हमारे इस साल मतलब 2023 में जो पोजीशन आई है वो 111 आई है। 111वें नंबर पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत देखा गया है। मतलब ये दिखाता है कि हमारी जो हालत है, हमारी कंट्री में जो भुखमरी है वो बहुत ज़्यादा है, ये इस बात को दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे भारत का स्कोर क्या रहा है। तो भारत का स्कोर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रहा है 28.7, जो कि सीरियस हंगर लेवल को प्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जो 4 अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से, कि हमारी कंट्री में मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है, हमारी कंट्री में कितनी वीमेंस हैं, कितनी महिलाएं हैं जिनको एनीमिया है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एनीमिया की। वीमेंस में जनरली एनीमिया देखा जाता है। इसके अलावा बच्चे जो अंडर नरिशमेंट का शिकार हैं, जिनका वेट बहुत कम है। एंड इसके अलावा एक और पैरामीटर है जिसका नाम है वास्टिंग मेजर। ठीक है, बेसिकली इन पैरामीटर्स पे इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। और सबसे बुरी हालत यहाँ पर ये आई है कि जो चाइल्ड वास्टिंग रेट है हमारी कंट्री का वो हाईएस्ट है, 18.7% है, जो कि हाईएस्ट है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है वास्टिंग कैसे मेज़र की जाती है, चिल्ड्रन का जो हाइट है उसके वेट के कंपैरिजन में कितना है। मतलब हाइट तो ज़्यादा है पर वेट कम है, चिल्ड्रंस वेट रिलेटिव टू देयर हाइट, इस तरीके से इसे मेज़र किया जाता है, जिसमें भारत का जो स्कोर है वो काफ़ी ख़राब है, 18.7% यहाँ पे रजिस्टर किया गया है। क्लियर, एनीमिया के भी रेट बहुत ज़्यादा है। इसलिए वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली चिल्ड्रन, इसमें से इंडेक्स के जो 4 में से 3 पैरामीटर है वो चिल्ड्रंस को या चाइल्ड को इंडिकेट करता है। तो टोटल पॉपुलेशन के आधार पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में भुखमरी ज़्यादा है।
ठीक है, ये बात यहाँ पर वीमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है। अगर हम बात करते हैं टॉप कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो टॉप 5 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, बेलारूस, बोस्निया, चिली, चाइना एंड क्रोएशिया। अगर हम बॉटम पे देखेंगे तो बॉटम में आपको चैड, नाइजर, लिसोथो, कॉन्गो, यमन, मेडागास्कर एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये बॉटम पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और भारत की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है, 111वें नंबर पे भारत है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सरस्वती सम्मान के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पहला बात, जो सरस्वती सम्मान है वो 1991 में शुरू हुआ था। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपए यहाँ पे प्राइज़ मनी दी जाती है। ठीक है, हमारा जो शेड्यूल नंबर 8 है उसमें जो 22 भाषाएं हैं, तो उन 22 भाषाओं में किसी भी एक भाषा में पिछले 10 साल में लोगों का कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। आपने उन 22 भाषाओं में किसी फील्ड में लास्ट 10 ईयर में जो अचीवमेंट किया है, जो काम किया है, उसके आधार पे सरस्वती सम्मान बेसिकली दिया जाता है। ठीक है, तो तमिलनाडु की राइटर है जिनका नाम है शिव शंकरी, तमिलनाडु की राइटर है, लेखिका है जिनका नाम है शिव शंकरी। उनको 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है उनकी बुक सूर्य वंशम के लिए। तो सूर्य वंशम या वामसम के लिए शिव शंकरी जी को, जो कि तमिल ऑथर है, तमिल राइटर है, उनको सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। और ये 32 नंबर का सरस्वती सम्मान है। किस नंबर का? 32 नंबर का, 32nd नंबर का सरस्वती सम्मान जो है वो शिव शंकरी को दिया गया है। ठीक है, सरस्वती सम्मान 1991 में बना था, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 15 लाख रुपए यहाँ पे कैश प्राइज मनी दी जाती है। के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान के अलावा बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर पूछ लिया जाए, बताइए कि के बिरला फाउंडेशन कौन कौन से, इनमें से 4 ऑप्शन दे दिया जाए और इनमें से कौन सा अवार्ड नहीं देता, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से अवार्ड देता है। तो सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। और ये है शिव शंकर जी जो तमिल ऑथर है, जिनको 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, किसी पेपर में आपको इनका नाम मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये है पंकज बोहरा। पंकज बोहरा जी को नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ IACC बनाया गया है। अभी IACC क्या है? तो ये है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इंडिया और USA के बीच के बायलैटरल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, इन सबको जो इंगेजमेंट ग्रुप संभालता है उसी का नाम है IACC, मतलब इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका फॉर्मेशन 1968 में किया गया था। और इसी बॉडी के जो नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं वो पंकज बोहरा जी बने हैं, जो कि अहमदाबाद से हैं और चार्टेड अकाउंटेंट है, मतलब CA हैं। डन, पंकज बोहरा जी के बारे में क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बेस्ट रिफाइनरी के बारे में। सो यहाँ पर MRPL क्या है? मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जो कि ONGC की सब्सिडरी है, मतलब ONGC की सहायक कंपनी है। MRPL मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इसे बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड 2022-23 दिया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड 2022-23 किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। और ये अवार्ड किसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। एक्चुअली न्यू दिल्ली में 26 एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट हो रही थी, समिट हो रही है या कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो नई दिल्ली में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अगर हम बात करें MRPL के बारे में, तो मंगलूर में इसका हेडक्वार्टर है। 1988 में इसका फॉर्मेशन होता है और ये सहायक कंपनी है ONGC की। क्लियर। अब हमारे देश में कई सारी रिफाइनरीज हैं, आप इस मैप में देख सकते हैं। ये जो रेड कलर के मार्क दिख रहे हैं, ये सारी हमारी रिफाइनरीज आपको देखने को मिलेंगी। ये मैंगलोर रिफाइनरी कोची में है, ठीक है। यहाँ पर मुंबई, फिर जामनगर वेरी इंपॉर्टेंट, बाड़मेर, मथुरा, बीना MP अभी चर्चा में भी था, ठीक है ना, बरूनी, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो ये सब क्या है? भारत में रिफाइनरीज हैं। अब रिफाइनरीज जो होती हैं वो ऑनशोर भी होती हैं और ऑफशोर भी होती हैं। ऑफशोर का मतलब ये होता है कि ऐसी रिफाइनरी जिसमें हम समुद्र के, मतलब जो सी बेड है वहाँ से हम ऑयल को निकाल रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑफशोर रिफाइनरी। तो अगर हम वेस्टर्न कोस्ट में इंपॉर्टेंट ऑफशोर रिफाइनरी देखें तो वो आपको कहाँ मिलेगी? मुंबई हाई के अलावा भसीन एंड अलियाबेट,
तो मुंबई हाई, बजीन और अलियाबेट ये 3 इंपॉर्टेंट हमको ऑयल प्रोड्यूसिंग मिलेंगी ऑफशोर रिफाइनरीज हैं जो आपको वेस्टर्न कोस्ट में मिलेंगी। इसी प्रकार अगर हम ईस्टर्न कोस्ट में बात करें ऑफशोर ऑयल रिफाइनरीज के बारे में, तो गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर का जो डेल्टा एरिया है उसमें भी पोटेंशियल है ऑयल को प्रोड्यूस करने का। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ऑफशोर रिफाइनरी अलग होती हैं, ठीक है, और ऑन शोर रिफाइनरीज अलग होती हैं। ऑफ शोर रिफाइनरीज वो हैं जिनमें हमने सी बेड से ऑयल को निकाला है, ठीक है, डन, मतलब समुद्र की गहराइयों में, समुद्र की सतह से नीचे हमने उससे निकाला है। अब यहाँ पे जैसा कि मैं बता रही थी कि 26 नंबर की एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट हो रही है, कहाँ पर, भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में, ठीक है, और यहीं पर ये फैसला लिया गया है और बेस्ट इनोवेशन रिफाइनरी अवार्ड किसे दिया गया है, MRPL को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया 26 एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट एट भारत मंडपम। किसने इनॉग्रेट किया, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया, इनॉग्रेशन किया गया भारत मंडपम में, नई दिल्ली में। अब उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट आपको रटने हैं, ठीक है, याद कर लेने हैं। पहला स्टेटमेंट इन्होंने कहा है कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का, ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में 3रे नंबर पे भारत है जो कंज्यूम करता है ऑयल, ठीक है। तो वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल कौन है, इंडिया है। 3rd लार्जेस्ट LPG कंज्यूमर भी कौन है, इंडिया है, तो 3rd नंबर का भी लार्जेस्ट LPG कंज्यूमर और 4th नंबर का लार्जेस्ट LNG इंपोर्टर इंडिया है। 4th लार्जेस्ट रिफाइनर कौन है, इंडिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल मार्केट में, तो हमारी रैंकिंग 4th पोजीशन पे है। ये सारी जानकारी कौन दे रहा है, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा हमारा जो टारगेट था कि हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे 20% बाय 2030, उसको भी एडवांस हमने कर दिया और हम 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है, मतलब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाएंगे, इसको हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग कहा है। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सागर मैत्री 4 के बारे में, ठीक है। सागर मैत्री 4 बेसिकली ये क्या है, तो हमारा जो पूरा इंडियन ओशियन का रीजन है और उसमें कई सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज़ हैं उन पूरी कंट्रीज़ के बीच में एक क्लोजर कोऑपरेशन बढ़ाना, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट के आधार पर रिसर्च वर्क करना उस पूरे एरिया में, इसके लिए यहाँ पर काम करता है सागर मैत्री, ठीक है। सागर मैत्री 4 की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए INS सागर ध्वनि को भेजा गया है, INS सागर ध्वनि को भेजा गया है। किसे भेजा है हमने, तो अगर क्वेश्चन आए कि सागर मैत्री 4 के लिए हमने किसे भेजा है, तो आप कहेंगे कि सागर ध्वनि को भेजा है। सागर ध्वनि को फ्लैग ऑफ करने का काम डॉक्टर समीर V कामत के द्वारा किया गया है, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D एंड चेयरमैन ऑफ DRDO, ठीक है, इतनी चीज़ें। अब INS सागर ध्वनि एक ओशिनोग्राफिक रिसर्च वेसल है ऑफ नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफी लेबोरेटरी ऑफ DRDO, ठीक है। इसमें आपने भेजा है सागर मैत्री 4 के अंतर्गत, इसको भेजा है, कहाँ से फ्लैग ऑफ किया है, इसको कोची से किया है। कोची आपका जो सदर्न नेवल कमांड है, वहाँ से INS सागर ध्वनि को भेजा है, जो कि DRDO का एक रिसर्च और ओशिनोग्राफिक लेबोरेटरी वेसल है, जो कि इस पूरे एरिया में रिसर्च वर्क भी करेगा। और ये जो रिम IOR कंट्रीज़ हैं, इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में सोशल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी और मजबूत करेगा, बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस पे भी ध्यान देगा। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का इनिशिएटिव है। सागर मैत्री मिशन का जो पहला डेलीगेशन गया था 2019 में गया था म्यांमार, ठीक है। फिर INS सागर ध्वनि जो है उसे डिज़ाइन किसने किया, तो GRSC ने सागर ध्वनि को डिज़ाइन किया है और इसे 1994 में लॉन्च किया गया था, 1994 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इस फेरी के बारे में, जिसका नाम है चेरियापनी। क्या नाम है इसका, चेरियापानी। ये जो फेरी आपको दिख रही है, इस फेरी का नाम है, और ये फेरी जो है वो तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच में चलेगी, ठीक है। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। तो पैसेंजर फेरी सर्विस फ्रॉम द नागापट्टिनम तमिलनाडु टू द श्रीलंका इज सेट टू कॉमर्स, ठीक है। इनकी शुरुआत हो चुकी है, जाफना श्रीलंका में ये जाएगी और लगभग इस डिस्टेंस को 3 घंटे में ये कंप्लीट कर देगी। ये पूरी जो फेरी का सर्विस है, इसको डील कौन करेगा, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस फेरी सर्विस को ऑपरेट करने का काम करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ना
फोर्ब्स के द्वारा वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट 2023 रिलीज़ की गई है और इस पूरी लिस्ट में इसमें 700 कंट्रीज़ की लिस्ट शामिल है। हमारे पूरे वर्ल्ड में जो 700 कंपनीज़ हैं, आई एम सॉरी कंट्री अगर बोला हो, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो 700 बड़ी कंपनीज़ हैं, तो 700 कंपनीज़ की लिस्ट है और उसमें वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट यहाँ पर 700 कंपनीज़ की जारी की गई है। इन पूरी 700 कंपनीज़ में इंडिया की केवल और केवल एकमात्र कंपनी शामिल है, विच इज़ NTPC। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूज़ देखेंगे हम। फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट 2023 को रिलीज़ किया गया है। NTPC केवल और केवल एकमात्र इंडियन PSU है, यह एकमात्र ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 लिस्ट में शामिल हुई है बाय द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट 2023, जिसमें 700 कंपनीज में से इसकी रैंकिंग 261वें नंबर पे है। टॉप पर कौन है? तो अगेन लास्ट ईयर भी सैमसंग ने टॉप किया था, इस बार भी सैमसंग है। सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है, थर्ड नंबर पे गूगल का अल्फाबेट है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए अभी हमारे एशियन गेम्स कंक्लूड हो गए हैं, हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 4th एशियन पैरा गेम्स के बारे में। इनकी शुरुआत 22 अक्टूबर से होनी है। 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में चौथे नंबर के एशियन पैरा गेम्स होंगे। कहाँ होंगे? वहीं हांगझाओ चाइना में ही होंगे और इसके लिए हमारे जो एथलीट हैं उनको भेज दिया गया है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और अनुराग ठाकुर जी के द्वारा हमारे जो एथलीट्स हैं उनको भेजने की तैयारी कर ली गई है 4th एशियन पैरा गेम्स में, जो कि चाइना के हांगझाओ में होने वाले हैं 22 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में। और हमारी जो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये दोनों हमारे एथलीट को इनकरेज कर रहा है। 309 एथलीट्स को भेजा गया है, जिनमें से 196 मेल हैं और 113 फीमेल एथलीट्स को भेजा गया है। ये जो एशियन पैरा गेम्स होने वाले हैं, इसमें पहली बार टाई कमांडो एंड पैरा कैनोइंग जो है वो डेब्यू करने वाले हैं। पहली बार इन स्पोर्ट्स को भी खेला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो दिख रहा है छोटा सा क्यूट सा बर्ड, इसका नाम है फेई फेई। ये क्या है? मैस्कॉट है। ठीक है, तो पैरा जो एशियन गेम्स 4th नंबर के होने हैं उसका जो मैस्कॉट है वो है फेई फेई, जो कि इंस्पायर है डिवाइन बर्ड से। तो ये बर्ड है। इसके अलावा अगर हम एम्बलम की बात करें तो एवर फॉरवर्ड है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेतु बंधन स्कीम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में नितिन गडकरी के द्वारा 118 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 7 ब्रिज प्रोजेक्ट को जो है वो तैयार करने की बात की गई है, जिसके लिए बजट रखा गया है 118 करोड़ 50 लाख रुपीस इन द अरुणाचल प्रदेश अंडर द सेतु बंधन स्कीम। ठीक है, बेसिकली ये स्कीम क्या करती है, जो नदियां होती हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज में ब्रिजेस बनाने का काम इस स्कीम के अंतर्गत किया जाता है। तो जब कनेक्टिविटी होगी तभी तो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। इसलिए 7 ब्रिजेस को बनाने का अप्रूवल दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में अंडर द सेतु बंधन स्कीम, और ये अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 स्कीम्स के बारे में चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे समझ में आए वो मैं बता देती हूँ। पहला है कि 3 ब्रिजेस जो हैं वो NH 313 में बनाए जाएंगे। तो हमारा जो नेशनल हाईवे 313 है उसमें 3 ब्रिजेस बनाए जाएंगे। ठीक है, 3 ब्रिजेस बनाए जाएंगे। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक रिवर बहती है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है पाचा रिवर। उस पर भी एक ब्रिज तैयार किया जाएगा। तो क्वेश्चन स्टैटिक का बनेगा कि पाचा रिवर कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं यहाँ पर यश बैंक के बारे में। अब समझने वाला पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। यश बैंक इशू ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड, ये है न्यूज़। और ये पहला बैंक बन गया है जिसने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड को इशू किया, लॉन्च किया। न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये ONDC क्या है, ये क्या नेटवर्क गिफ्ट कार्ड है, वो हम चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को UPI करने में, यूज़ करने में मज़ा आता है? पहले हम जनरली कैश में ही ट्रांजेक्शन करते थे। अब 5 रुपये का भी अगर हमें चॉकलेट भी लेना है, 10 रुपये का गोलगप्पा भी खाना है, तो हम UPI कर देते हैं, क्योंकि आजकल हमारे गोलगप्पे वाले भैया के पास भी QR कोड होता है। बड़ा आसान हो गया है, डिजिटल हो गया है। वैसे ही अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक और ऐसा ही इनिशिएटिव है ई-कॉमर्स में। ठीक है, अगर ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गया तो ये भी एक बहुत रिवोल्यूशन ला सकता है ई-कॉमर्स के सेक्टर में, जिसका नाम है ONDC। ठीक है, अब ये क्या पूरा कार्यक्रम है, तो जैसे कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट लेने हैं, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट लेने के लिए फॉर एग्जांपल आप अलग अलग जो है हमारे ई-कॉमर्स वेबसाइट पे विजिट करते हो। मान लेते हैं
आपके घर में किसी का बर्थडे है और आप उनको हेडफोन गिफ्ट करना चाहते हो, तो आपने सबसे पहले क्या किया, अमेज़ॉन ओपन किया और वहाँ पे हेडफोन के प्राइस देखे। उसके बाद कंपेयर करने के लिए आपने फ्लिपकार्ट ओपन किया, वहाँ पे प्राइस देख लिए, ठीक है। लोकल शॉप पे गए, उससे भी प्राइस देख कर आ गए, पूछ कर आ गए और बोल रहे हो कि अमेज़ॉन पे इतना प्राइस है, आप मुझे इतने में दे दो। इस तरीके की एक्टिविटी हम करते हैं, ठीक है ना। मुझे आपका नहीं पता, मैं तो करती हूँ, ठीक है। 4 जगह से प्राइस पूछते ही हैं हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले, ठीक है। तो अभी क्या होता है, आपको अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलग अलग मिलते हैं। पहले आपने अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट को सर्च किया, फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट को सर्च करने गए, तो क्यों ना ये सारे के सारे ये जो प्लेटफॉर्म है एक ही जगह पे आपको मिल जाए। मतलब आपका ओला, ऊबर, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इसके अलावा जितने भी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, वो सारे प्लेटफॉर्म एक ही जगह मिल जाए। एक ही एप्लीकेशन को खोला तो वहाँ से आपने ओला भी बुक कर ली, वहाँ से आपने हेडफोन भी खरीद लिया, वहाँ से आपने ग्रॉसरी भी मंगा ली, वहाँ से आपने मेडिसिन भी मंगा ली, कच्चा खाना भी मंगा लिया, पक्का खाना भी मंगा लिया, तो सब कुछ एक ही जगह मिल जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ONDC काम करता है। इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसमें सारे के सारे आप देखेंगे जो एक ही जगह पे सारे के सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, अमेज़ॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ओला, स्विगी, ठीक है। और यहाँ पर जो सेलर साइड है, सेलर साइड में भी जो सारे के सारे सुपरमार्केट का सामान है या किराना स्टोर है, रिटेल शॉप है और जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो भी आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन को ओपन करके आप इनके प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर सकते हैं। आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे UPI के ज़रिए पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विस हुआ मर्चेंट और कस्टमर के बीच में, और उसके बाद आपने UPI पेमेंट भी कर लिया। तो ये है आपका ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। क्या नाम है इसका, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो कि डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेयर है उनको एक ही नेटवर्क में कनेक्ट करता है। आपको अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग प्रोडक्ट को ऑर्डर करने की ज़रूरत है, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये प्लेटफॉर्म ABC है, ये सब जो सेलर साइड है वो भी और जो आपका कंज्यूमर साइड है वो भी एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है ONDC। तो इसलिए यहाँ पर यस बैंक ने जो है वो पहला लेंडर टू ऑफर ONDC नेट फॉर गिफ्ट कार्ड को लॉन्च किया और ऐसा करने वाला यस बैंक जो है वो पहला बैंक बन गया है कंट्री का, ठीक है। अभी क्या होगा, तो ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो आपका गिफ्ट कार्ड है, बेसिकली जो आपने गिफ्ट कार्ड तो ONDC के लिए लाया है, इसमें अप टू 10,000 रुपीज़ का आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। ये गिफ्ट कार्ड बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल कस्टमर है या फिर आपका कॉर्पोरेट कस्टमर है तो वो परचेजिंग कर सकता है, सामान खरीद सकता है अपने लव वन के लिए, ठीक है। और अप टू 10,000 रुपीज़ तक का यहाँ पर आप जो है वो सामान को ले सकते हो। इस तरीके का ये गिफ्ट कार्ड है बेसिकली, ठीक है। यूटिलाइज द गिफ्ट कार्ड फॉर परचेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम एनी ब्रांड एंड एनी सेलर अक्रॉस द वाइड एरिया ऑफ सेगमेंट, जिसमें कई सारी चीज़ें आपको इंक्लूड मिलेंगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे ओजोन होल के बारे में। अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की एक सैटेलाइट के द्वारा ओजोन होल का जो है वो पिक्चर लिया गया और बताया गया कि ओजोन होल का जो पिक्चर है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। उसका साइज़ जो है वो 3 टाइम्स ग्रेटर देन ब्राज़ील के साइज़ का है, जो कि काफ़ी बड़ा है और जो कंसर्न का सब्जेक्ट भी है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया था वो इसलिए तो बनाया था कि हम ओजोन का डिप्लीशन कम कर सकें, ठीक है। लेकिन अब जब इतना बड़ा होल हमको देखने को मिला तो ऑब्वियस ही बात है कंसर्न का सब्जेक्ट है। अलग अलग साइंटिस्ट का क्या कहना है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। तो ओजोन होल अबव अंटार्कटिका इज नाउ 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ब्राज़ील। अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन होल देखा गया है उसका साइज ब्राज़ील के साइज से 3 गुना बड़ा बताया जा रहा है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न का विषय यहाँ पर सामने आया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि एक नेचुरल फिनोमेना है। बेसिकली ओजोन का जो साइज़ होता है, ओजोन होल का जो साइज़ होता है वो छोटा बड़ा होता रहता है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने कंसर्न भी दिखाया है कि वापस से ओजोन होल कहीं रीओपन तो नहीं हो गया, वापस से ये क्लाइमेट चेंज के कारण तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सैटेलाइट के द्वारा बेसिकली इस जाइंट होल को डिटेक्ट करने का काम किया गया है, ठीक है। और इसका जो पूरा एरिया है, ये जो ओजोन डिप्लीटेड एरिया है वो लगभग 36 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि काफ़ी बड़ा है, जो कि रफली 3 टाइम्स है साइज ऑफ ब्राज़ील का। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के आप देखेंगे
कोपरनिकस सेंटिनल 5P सैटेलाइट की मदद से इसे रिकॉर्ड किया गया है और डिटेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट का मानना है कि ये नेचुरल फिनोमेना है और ओजोन होल जो है वो श्रिंक होता रहता, ग्रो होता रहता है, हर साल ये कंडीशन चलती रहती है। जनरली होता क्या है आप देखेंगे, द ओजोन लेयर इज अ ट्रेस गैस इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन गैस आपको कहाँ मिलेगी, हमारे समताप मंडल पे मिलेगी और ये एक प्रोटेक्टिव गैस है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं सन से, उनको अर्थ पे आने से रोकती है, उनको वहीं एब्जॉर्व कर लेती है। अगर वो रेज हमारे अर्थ पे आएंगी तो हमारे इकोसिस्टम को डैमेज करेंगी और ह्यूमन को कई सारे जैसे कि स्किन कैंसर जैसे डिजीजेस होने लगेंगी। तो इसलिए ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि हर साल अगस्त के महीने में ये जो ओजोन होल है वो ओपन हो जाता है और फिर नवंबर दिसंबर तक ये वापस से क्लोज हो जाता है। तो एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इतना वाइडर जो गैप है या होल है कभी भी नहीं देखा गया। तो ये भी एक कंसर्न है। होता क्या है, जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है, जो स्पेशल विंड है जो अंटार्कटिका की तरफ चलती है तो वो क्या कर देती है, ऊपर की तरफ सेट हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण वो ओजोन होल जो है वो वापस से रिकवर नहीं हो पाता, मतलब वो खुला रह जाता है। ओजोन होल ओपन अप बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजिंग स्पेशल विंड ओवर द क्लोज लैंड मास ऑफ द अंटार्कटिका। क्या लिखा हुआ है, द विंड्स create a mini climate creating a shield over Antarctica preventing it from mixing with surrounding air. When the winds die down the hole closes. तो इसलिए कहा गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये ओजोन होल इसलिए इतना बड़ा हमको देखने को मिला बिकॉज ऑफ द टोंगा वॉल्केनो इरप्शन। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था अबाउट द टोंगा वॉल्केनो इरप्शन। तो टोंगा वॉल्केनो इरप्शन के कारण भी, जो कि जनवरी दिसंबर में हुआ था, उसके कारण ये ओजोन होल इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा भी साइंटिस्ट का कहना है। क्योंकि नॉर्मल जो कंडीशन होती हैं, जब भी वॉल्केनो इरप्शन होता है तो जो भी वेपर्स निकलते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं या जो भी गैसेस निकलती हैं वो बिलो द लेवल ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर होती हैं। लेकिन टोंगा जो वॉल्केनो इरप्शन था वो इस सेंचुरी का सबसे बिगेस्ट वॉल्केनो इरप्शन बताया जाता है, जिसके कारण पेरू के कोस्ट में सुनामी तक आ गई थी, ठीक है। और पेरू में खड़ा हुआ एक जहाज था वो उससे टकराया वेव से और पलट गया, जिसके कारण कई हजारों बैरल जो ऑयल था वो सरफेस पे फैल गया, जिसके कारण पेरू को ना इमरजेंसी भी डिक्लेयर करनी पड़ी थी, एनवायरमेंटल इमरजेंसी। कुछ इस तरीके का था ये आपका वॉल्केनो इरप्शन। कुछ समय के लिए, कुछ सेकेंड के लिए इतना ज़्यादा वाटर वेपर रिलीज हुआ था कि क्लाउड का फॉर्मेशन इसने कर लिया था बहुत बड़े एरिया में और हमारे नेविगेशन तक को इसने डिस्टर्ब कर दिया था, सैटेलाइट तक को डिस्टर्ब कर दिया था। इतना भयानक कि टोंगा वॉल्केनो इरप्शन था। तो साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि टोंगा वॉल्केनो इरप्शन के कारण भी साइज जो है, ओपन जो ओजोन होल का साइज है वो इसलिए बड़ा है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे सामने आई है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं सरियत मथकल के बारे में। आई थिंक इसको यही पढ़ेंगे ना। सरियत मथकल जो कि इजरायली सीक्रेट ब्लैक ऑप यूनिट है, एक एलाइट स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है। इसको डिप्लॉय किया गया है गाजा स्ट्रिप में, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि हमास के लोगों के द्वारा काफ़ी सारे इजरायलियों को हॉस्टेज बनाया गया है, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए इस स्पेशल फोर्स को डिप्लॉय करने का काम किया गया है। और ये एक स्पेशल कमांडो यूनिट है जो इजरायली डिफेंस फोर्स के अंदर काम करती है। इस यूनिट का फॉर्मेशन 1957 में किया गया था, 1957 में किया गया था, लेकिन इजराइल ने पहली बार 1980s के आसपास एक्सेप्ट किया था कि हाँ उसके पास इस तरीके के कोई खुफिया जो है वो फोर्सेस हैं। बेसिकली जो यूके का स्पेशल एयर सर्विस मॉडल है या ब्रिटिश आर्मी की जो स्पेशल फोर्स होती है उसी से इंस्पायर होकर इजराइल ने इस तरीके के मॉडल को तैयार किया था, जिसका मोटो आप देख सकते हैं, हु डेयर्स विंस, हु डेयर्स विंस है, ठीक है। अब ये जो सरियत मथकल है क्या करती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग यूनिट की तरह काम करती है और डीप जो सैनिक कार्यवाही होती है उनको करने का काम करती है। और बेसिकली ये जो टेररिज्म है उसको ख़त्म करना और टेररिस्ट के द्वारा जो हॉस्टेज बनाए गए लोग हैं उनको रेस्क्यू करने का काम ये करती है, ठीक है, इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के अलावा, ठीक है। इतनी चीज़ें ये जो डायरेक्टली सबऑर्डिनेट होती है टू द स्पेशल ऑपरेशन ब्रांच ऑफ द IDF, डायरेक्टरेट ऑफ द मिलिट्री इंटेलिजेंस। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे इसके साथ दो और यूनिट काम करती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, दे हैव बीन नोन टू वर्क इन द कंजक्शन विद द अदर एलाइड इजरायली यूनिट, जिसका नाम है सरियत जहन्नम एंड फ्लोटीला 13 एंड सरियत गोलानी, ठीक है। तो इन तीनों के कंजक्शन में, इन तीनों के साथ मिलके बेसिकली ये यूनिट काम करती है।
और इसे बेसिकली 1976 में युगांडा में एक प्लेन था, उसको हाईजैक कर लिया गया था पैलेस्टीन हाईजैकर्स के द्वारा, जिसमें लगभग 100 इजरायली थे। उनको रेस्क्यू इस फोर्स ने किया था। तब से इस फोर्स को इसके बेस्ट वर्क के लिए बेसिकली जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम के बारे में बात करेंगे जो कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए है। किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इंडिया ने रिसेंटली इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस इंडिया लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन अजय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वेयर विल 141 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मीटिंग हेल्ड? तो मैंने कल आपको बताया था कि मुंबई में मीटिंग हो रही है ओलंपिक कमेटी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, और थॉमस बच जो है वो ऑलरेडी मुंबई आए हुए हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उदानगुड़ी पनांग करुपत्ती जो कि एक जैगरी है, गुड़ है, किस स्टेट का जीआई प्रोडक्ट है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का, ऑप्शन ही करेक्ट है। हु लॉन्च ट्रेलर ऑफ क्रिश, त्रिश एंड बाल्टी बॉय? भारत है हम। ठीक है, इस एनिमेशन सीरीज को किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे। किस कंट्री ने रिसेंटली यूरोप का पहला फुली प्राइवेट रॉकेट म्यूरा 1 को लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। जो भी सही आंसर है आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।